नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि सिविल सर्विसेज के साथ साथ स्टेट के अन्य सारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, समय नष्ट किए बिना हम आरंभ करते हैं जनवरी फर्स्ट वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, बर्ड फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। पशुपालन विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। दोस्तों, यह नियंत्रण कक्ष स्थिति की समीक्षा करेगा और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवारक और नियंत्रक उपायों की दैनिक आधार पर समीक्षा करेगा। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा को टाइप ए, बी और सी इन भागों में डिवाइड किया गया है। टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस जानवरों को संक्रमित करने के लिए जाना जाता है, परंतु ये म्यूटेट हो गया है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, और ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा के सब डिवाइड उप प्रकार हैं H5N1, H7N9, H9N2। दोस्तों, हम आगे देखते हैं GISRS ग्लोबल इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्स सर्वाइलेंस एंड सिस्टम। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1952 में ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्वाइलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम GISRS को लॉन्च किया गया था। यह दुनिया में मौसमी रुझानों और संभावित महामारी इन्फ्लुएंजा की निगरानी रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI आग और संबंधित खतरों के जोखिम को कवर करने वाले मानक उत्पादों को पेश करने वाला है। यह नीति स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। तो IRDAI की नीति स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। इसके 3 मुख्य घटक हैं: भारत गृह रक्षा, भारत लघु उद्यम और भारत सूक्ष्म उद्यम। दोस्तों, भारत गृह रक्षा नीति के तहत IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मानक होम इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करेगा जो आग और अन्य संबंधित खतरों के जोखिम को कवर करेगी। भारत गृह रक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं: इस नीति में प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, तूफान, सुनामी, तूफान, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया जाएगा। यह पॉलिसी गृह निर्माण के लिए यानी घर का निर्माण के लिए बीमा कवरेज के अलावा सामान्य गृह सामग्री बीमा भी प्रदान करेगी। नेक्स्ट, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा। तो भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा क्या है, देखते हैं। यह उद्यमों के लिए मानक उत्पाद है जिसका जोखिम मूल्य 5 करोड़ रुपए तक है। यह पॉलिसी मशीनरी, इमारतों, संयंत्रों, स्टॉक, अन्य परिसंपत्तियों को कवरेज प्रदान करेगी। तो अभी हमने पढ़ा था भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा। नेक्स्ट इज भारत लघु उद्यम सुरक्षा। तो भारत लघु उद्यम सुरक्षा उन उद्यमों को कवर करेगी जिनकी बीमा योग्य परिसंपत्ति का कुल मूल्य 5 करोड़ से अधिक है, और सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा में 5 करोड़ रुपए तक की बात थी, और लघु उद्यम सुरक्षा में 5 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति वालों को ये जो है इंश्योरेंस कवर करेगा। हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 6% तक संकुचित होगी। वहीं दूसरी ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था 2021 में 4% विस्तार होगी। सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में कुछ गति हासिल हो जाएगी। विश्व बैंक के अनुसार भारत अपने पहले तकनीकी मंदी के दौर का सामना कर रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं तकनीकी मंदी क्या है। जब जीडीपी की वृद्धि लगातार 2 तिमाही
या उससे अधिक अवधि के लिए नकारात्मक होती है तो इसे तकनीकी मंदी का चरण कहा जाता है। यानी जीडीपी की वृद्धि लगातार 2 तिमाही या उससे अधिक अवधि के लिए नकारात्मक हो तो यह तकनीकी मंदी कहा जाता है। तो भारत में भी ऐसा ही हुआ था। अप्रैल और जून तिमाही के बीच जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कम हुआ था और इसी प्रकार जुलाई और सितंबर तिमाही में भी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि संकुचित हुई थी और यह दर्शाता है कि भारत की जीडीपी वृद्धि लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक रही और इस प्रकार से भारत तकनीकी मंदी के दौर में है। तो 2 तिमाही या उससे अधिक अवधि के लिए नकारात्मक हो अगर जीडीपी की वृद्धि तो यह तकनीकी मंदी का चरण कहा जाता है। विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, इसकी स्थापना 1945 और इसका ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना। इसके 189 सदस्य हैं और इसका आदर्श वाक्य है निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। दोस्तों उजाला, उजाला का अर्थ है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। और नेक्स्ट स्कीम है SLNP, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। इन्होंने अपने सफल क्रियान्वयन के 6 साल पूरे कर लिए हैं। इन दोनों कार्यक्रमों ने देश भर में घरेलू और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। दोस्तों राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा की है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने हाल ही में घोषणा की कि यह एक राष्ट्रीय स्तर की गो विज्ञान ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। यह देसी गाय और इसके लाभों के बारे में छात्रों और जनता के बीच रुचि पैदा करने के लिए किया जा रहा है। देसी गाय के बहुत लाभ हैं। विदेशी नस्ल के गाय में वह सारे विटामिन नहीं होते हैं जो देसी गाय में होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी रिसर्च की है दोस्तों। अब इस परीक्षा के बारे में देखते हैं। तो ये परीक्षा 25 फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। इसमें स्कूल के प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर के सभी छात्र बिना किसी शुल्क के भाग ले सकेंगे। ये परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी। अपनी तरह की ये एक अपने आप में स्पेशल अलग परीक्षा है और पता है इसमें सभी को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे और परीक्षा परिणाम परीक्षा के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने परीक्षार्थियों की सहायता के लिए गाय विज्ञान पर एक अध्ययन सामग्री भी तैयार की है। अब परीक्षा का महत्व क्या है? तो इस परीक्षा से क्या होगा कि गायों के बारे में सभी भारतीयों के लिए उत्सुकता को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्हें व्यवसाय के अवसर के बारे में जागरूक करेगी ये परीक्षा। दोस्तों राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में भी जानते हैं कुछ चीजें। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए किया गया था। यह गाय की नस्लों में सुधार, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगा। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के मुख्य कार्य ये हैं कि यह मौजूदा नीति और कानूनों की समीक्षा करता है। यह गायों के संरक्षण, विकास और कल्याण से संबंधित नीतिगत मामलों पर राज्य और केंद्र सरकारों को मार्गदर्शन करेगा। यह जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को बढ़ावा देगा। साथ ही उन योजनाओं को बढ़ावा देगा जो जैविक खाद में गौमूत्र, गोबर के उपयोग के लिए प्रोत्साहन करती है। यह परित्यक्त गायों से संबंधित समस्याओं को समाधान करेगा, यानी वह गाय जो त्याग दी गई हैं, रोड पर छोड़ दी गई हैं। दोस्तों राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में भी शॉर्ट में देखते हैं। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का लक्ष्य स्वदेशी गोजातीय नस्लों का संरक्षण करना और विकास करना है। यह 2014 में राष्ट्रीय गोजाति प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। दोस्तों
भारतीय मौसम विभाग ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD इन्होंने हाल में ही 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य जारी किया है। IMD के अनुसार 1901 के बाद वर्ष 2020 आठवां सबसे गर्म वर्ष था। दोस्तों, ये भारतीय मौसम विभाग केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, नागपुर और गुवाहाटी में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मलक्का, जलडमरू मध्य, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी सहित उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र की मॉनिटरिंग करता है। तो कौन कौन से क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहा है? मलक्का, जलडमरू मध्य, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फारस खाड़ी, उत्तरी हिंद सागर। मुख्य रूप से चक्रवात के निर्माण की निगरानी करता है, साइक्लोन्स की, और उन क्षेत्रों में चेतावनी जारी करता है। नेक्स्ट, भारत सरकार दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण करेगी। इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर किया जाएगा। यह परियोजना 2022 से 23 तक अपनी बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। इस परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है और लागत करीब करीब 3000 करोड़ है। परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या होगी दोस्तों? 600 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सौर पैनल होंगे। फ्लोटिंग सौर पैनल मतलब तैरते हुए, और ये पैनल ओमकारेश्वर बांध के बैक वाटर पर लगाए जाएंगे। 2 साल में इसको परियोजना को पूरा किया जाएगा और बांध में सोलर पैनल लगाकर लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में बिजली पैदा की जाएगी। बांध के जल स्तर के आधार पर सौर पैनल अपने आप ऊपर और नीचे एडजस्ट हो जाएंगे। बाढ़ और मजबूत लहरों का सौर पैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्लोटिंग यानी बहते हुए, तैरते हुए, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ना। फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सोलर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर स्थापित फोटोवोल्टिक पैनलों का प्रयोग करेगा। तो ये तो आपको पता ही है कि फोटोवोल्टिक पैनल का प्रयोग करके ही सोलर एनर्जी बनती है। अब दोस्तों देखते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के फायदे क्या हैं। तो यह सोलर पावर प्लांट जमीन को नहीं घेरते, पानी के वाष्पीकरण को कम करने में मदद करते हैं, पानी की बचत होती है। तो इस प्रकार से ये हितकारी माने जाते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है जनवरी में, फर्स्ट वीक में ही। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का लक्ष्य नई दिल्ली में लुटियंस गार्डन में 86 एकड़ भूमि का नवीनीकरण करना है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसे लैंडमार्क शामिल हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया। यह अभियान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस अभियान के लिए आइस क्लास वेसल MV विसिली गोलोविन को तैनात किया जाएगा। इस अभियान के तहत 40 सदस्यों की एक टीम अंटार्कटिका भेजी जाएगी और यह अप्रैल 2021 तक वापस आ जाएगी। कोविड-19 की मौजूदा चुनौतियों के कारण भारत का यह अंटार्कटिका अभियान सीमित ही है। अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत 1981 में हुई थी। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान बेस स्टेशनों के नाम दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री हैं। तो भारत के पहले बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री को देखते हैं। तो दक्षिण गंगोत्री 1983 में बना पहला स्थायी बेस है, जिसकी खुदाई 1989 में की गई थी। इसका इस्तेमाल आपूर्ति और पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। मैत्री अंटार्कटिका में दूसरा बेस स्टेशन है। यह स्टेशन प्रियदर्शनी झील के करीब है। भारती, इसकी स्थापना 2015 में की गई है।
यह भारतीय उपमहाद्वीप के 120 मिलियन वर्ष पुराने प्राचीन इतिहास को प्रकट करने के लिए कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप के साक्ष्य एकत्र करेगा। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान बेस स्टेशनों का प्रबंधन गोवा में स्थित ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र करता है। अंटार्कटिक संधि, इस संधि में 1961 में हस्ताक्षर किया गया था। वर्तमान में 54 हस्ताक्षर करता है। यह एक हथियार नियंत्रण संधि है जिसे शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षरित किया गया था। दोस्तों, बोरिस जॉनसन ये हमारे 2021 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पे आने वाले थे। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत की यात्रा रद्द कर दी है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम में महामारी से निपटने के लिए उन्होंने अपनी भारत यात्रा को रद्द किया है। इस संबंध में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी बातचीत की। इससे पहले बोरिस जॉनसन 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ट्राई फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत कार्यरत ट्राई फूड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो TRIFOOD, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राई फूड ने मध्य प्रदेश में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ समझौता किया, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु इस समझौते के अनुसार ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम मिलकर वन धन योजना को लागू करेंगे। तो कौन सी योजना को लागू करेंगे? वन धन योजना को लागू करेंगे। और यह कार्य कैसे करेंगे? स्वयं सहायता समूह ट्राई फूड पार्क वन धन विकास केंद्र के माध्यम से करेंगे। मशीनरी और उपकरण प्रदान करेंगे, स्वयं सहायता समूहों की पहचान करेंगे, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे। अन्य गतिविधियां जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, पशुपालन और शिल्प पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। मुख्य रूप से आदिवासियों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। दोस्तों, ट्राई फूड क्या है? ट्राई फूड जनजातीय मामले मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। इसे अगस्त 2020 में वन धन योजना के तहत लॉन्च किया गया था। ट्राई फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है। इनका लक्ष्य लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। ट्राई फूड के मुख्य कार्य: ट्राई फूड पार्क वन धन केंद्रों से कच्चे माल की खरीदी करेगा, फिर उन्हें ट्राइब्स इंडिया आउटलेट के माध्यम से पूरे देश में बेचा जाएगा। लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? जनजातीय मामलों का मंत्रालय लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। मंत्रालय के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा इसे 3 साल में एक बार संशोधित किया जाता है। खाद्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? लघु वन उपज के अलावा अन्य खाद्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि विभाग के सहयोग से संचालित कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 वस्तुओं के लिए वर्ष में 2 बार निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, इसरो ने अगले दशक के लिए अपनी योजना जारी की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसने हाल में ही अगले दशक के लिए अपनी योजना जारी कर दी है। इस योजना में रीयूजेबल उपग्रह लॉन्च व्हीकल, हैवी लिफ्ट रॉकेट और सेमी क्रायोजेनिक इंजन शामिल है। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। 2021 से 2030 के दशक में इसरो को
अपने चंद्र मिशन चंद्रयान-3 और सौर मिशन आदित्य L1 और पहले भारतीय डेटा रिले उपग्रह के कार्य को पूरा करना है। साथ ही अंतरिक्ष एजेंसी लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन की पहली विकासात्मक उड़ान को भी पूरा करेगा। तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन क्षमता को बढ़ावा देने की मदद करेगा। इसके साथ ही भारतीय रॉकेट 5.5 टन के पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट पर ले जाने में सक्षम होंगे। आदित्य मिशन आदित्य L1 मिशन सूर्य के लिए पहला भारतीय वैज्ञानिक अभियान है। आदित्य प्रोब को L1 लंगरेज बिंदु नामक अंतरिक्ष में एक बिंदु पर रखा जाएगा, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 मिशन रखा गया है। यह मिशन सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, कोरोना का अध्ययन करेगा। यह सौर हवाओं, सौर उत्सर्जन और कोरोनल मास इजेक्शन का भी अध्ययन करेगा। नेक्स्ट इज चंद्रयान-3 मिशन। यह इसरो का तीसरा चंद्राभियान है। यह बहुत हद तक चंद्रयान-2 से मिलता जुलता है। चंद्रयान-2 के तहत लैंडर चंद्र सतह पर उतरने में विफल रहा था। चंद्रयान-3 में केवल रोवर और लैंडर शामिल हैं, इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। भारतीय डेटा रिले उपग्रह भारत अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को ट्रैक करने और अंतरिक्ष संपत्ति के बीच संचार को सक्षम करने के लिए डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम श्रृंखला लॉन्च करेगा। इसरो ने इस श्रृंखला में 3 उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बनाई है। प्रत्येक उपग्रह भारत का 1/3 भाग घेरेगा। दोस्तों, वियतनाम जो कि खुद चावल का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है, वो भारत से पहली बार चावल खरीद रहा है। World's third biggest exporter of rice has started buying the cane from rival India for the first time in decades, after oil prices jumped to their highest in 9 years. चावल खरीदना शुरू कर दिया है भारत की आकर्षक कीमत के कारण। दोस्तों, देखते हैं क्या कारण है। तो वास्तव में वियतनाम ने भविष्य के लिए चावल का भंडारण शुरू कर दिया है, क्योंकि वैश्विक महामारी ने वियतनाम और अन्य देशों को चावल भंडारण के लिए प्रेरित किया है। इन्हें लगता है कि खाद्यान्नों की सिकुड़ती आपूर्ति खाद्य असुरक्षा कर सकती है, और विश्व भर में जो कोविड-19 आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध उत्पन्न कर रहा था, इसलिए वियतनाम ने भंडारण करने के लिए भारत से चावल खरीदना शुरू कर दिया है, ताकि भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जा सके, और भारतीय चावल की भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिससे थोड़ी मूल्य में वृद्धि हुई है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, याद रखना है 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस था। तो 4 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ब्रेल दिवस मनाया। नेक्स्ट इस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल का उद्घाटन किया। यह पुलिस डॉग्स पर आधारित है। नवंबर 2020 में एक विशेष पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई थी। आगे दोस्तों, भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानवाधिकार सेल बनाया। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अशांत क्षेत्रों में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है। मेजर जनरल गौतम चौहान ने इस सेल के अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार के रूप में पदभार ग्रहण किया, और वे सीधे सेना उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संबलपुर में स्थायी परिसर के लिए आधारशिला रखी। तो संबलपुर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने IIM की आधारशिला रखी, किस राज्य में है? उड़ीसा में। अब हाल ही में एक रामसर स्थल है जो खबरों में देखा गया है, उसका नाम है दीपोर बील। ये दीपोर बील असम राज्य में एकमात्र रामसर स्थल है। गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी छोर में है। वर्ष 2002 में
इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। जिला अधिकारियों ने इस स्थल पर सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध अभयारण्य में पक्षियों की रहस्यमयी मौत की दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध में रहस्यमयी परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। पोंग बांध अभयारण्य में मृत पाए गए पक्षियों के लगभग 95% पक्षी बार हेडेड गीज थे, जो साइबेरिया और मंगोलिया से आए हैं। अब पक्षियों की मौत क्यों हुई, तो भाई इस पर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ये मौत जो है बर्ड फ्लू के कारण या किसी फ्लू के कारण हुई होगी। बड़ी संख्या में पक्षी मर रहे हैं। तो वन अधिकारियों ने नमूने एकत्रित किए हैं और इन नमूने को उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और दूसरी जगह उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला भोपाल और तीसरी जगह उत्तरी क्षेत्रीय बीमारी नैदानिक प्रयोगशाला जालंधर। कौन कौन सी जगह, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली में है, उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला भोपाल में है, उत्तरी क्षेत्रीय बीमारी नैदानिक प्रयोगशाला जालंधर में है। तो यहां पर इनको भेजा। अब पोंग बांध अभयारण्य, तो पोंग बांध को ब्यास बांध भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर निर्मित एक कृत्रिम तटबंध बांध है। इस बांध द्वारा बनाए गए जलाशय को महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है और यह एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। इस बांध का निर्माण पनबिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए किया गया था। महाराणा प्रताप सागर शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र क्षेत्र में स्थित है। महाराणा प्रताप सागर जलाशय रामसर सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि स्थलों में से एक है और हर साल लगभग 1.15 से लेकर 1.20 लाख पक्षी सर्दियों के दौरान पोंग डैम पक्षी अभयारण्य में आते हैं और अभयारण्य में करीब 4 महीने तक रहते हैं। दोस्तों, भारत में हाल में ही बड़े पैमाने पर वन्यजीवों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में लगभग 50 कौओं में बर्ड फ्लू के वायरस का पता चला था। वह H5N8 वायरस से संक्रमित थे। राजस्थान के कौओं में बर्ड फ्लू वायरस पाया गया था। कोटा में भी अब लगभग जो है करीब 47 और राजस्थान के झालावाड़ में भी करीब 47 कौओं की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भोपाल में है उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला और उत्तरी क्षेत्रीय बीमारी नैदानिक प्रयोगशाला जालंधर में है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार शुरू करेगी सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना। भारत सरकार कुछ एक चयनित मार्गों पर सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना शुरू करेगी। सागरमाला सी प्लेन सेवा जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। इससे यात्रा करने में आसानी होगी और इन नए स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना देश की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देगी। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत सी प्लेन सेवाएं उड़े देश का नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, सी प्लेन सेवाएं। तो सी प्लेन सेवाएं उड़ान पहल के तहत संचालित की जाएंगी। सागरमाला सी प्लेन सेवाओं के लिए प्रस्तावित स्थान कौन कौन से हैं, देखते हैं दोस्तों। तो सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के तहत शामिल स्थान इस प्रकार हैं: अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, यमुना रिवर फ्रंट, उमरांगसो जलाशय मुंबई, द्वारका, कांडला, खिंदसी बांध, इराई बांध। भारत में मौजूद सी प्लेन सेवा
अहमदाबाद के केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच समुद्री विमान सेवा पहले से चालू है। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह सेवा स्पाइस जेट की सहायक कंपनी स्पाइस शटल द्वारा संचालित की जा रही है। वर्तमान में यह देश में चालू एकमात्र सी प्लेन सेवा है। देखते हैं दोस्तों सी प्लेन की आवश्यकता क्या है। सी प्लेन सेवाएं पूरे भारत में तेज और आरामदायक परिवहन प्रदान करने में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। यह विभिन्न पर्यटक और धार्मिक स्थलों को हवाई संपर्क प्रदान करेंगी, इसलिए यह पर्यटन राजस्व में वृद्धि करेंगी। सी प्लेन सेवाओं से यात्रा का समय भी बचेगा। पूरे भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने में पर्यटन में सुधार होगा और पर्यटकों के लिए भारत एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा। दोस्तों दिल्ली सरकार ने हाल में ही एक घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगा और पूर्व पार्षद एन राजा को तमिल अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो तमिल अकादमी क्या है दोस्तों? तो नवनिर्मित तमिल अकादमी तमिल भाषा की कक्षाओं का आयोजन करेगा, नए पुरस्कार प्रदान करेगा, तमिल में साहित्यिक कार्यों को बढ़ावा देने और सम्मानित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। भारत में तमिल भाषा कितनी महत्वपूर्ण है? भारत में तमिल भाषा एक शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत होने वाली पहली भाषा थी। यह तमिलनाडु समेत सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देशों की आधिकारिक भाषा है और यह पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की भी आधिकारिक भाषा है। तमिल साहित्य की शुरुआत संगम साहित्य काल में मानी जाती है। 300 ईसा पूर्व से करीब की ये शुरुआत है। इसका महत्व देखिए दोस्तों, दिल्ली दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु, केरल, पूर्व भारतीय राज्य झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल इन सभी लोगों से भरी पड़ी है। तो भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी अपनी भाषाओं को और संस्कृतियों को महत्व देना चाहते हैं। तो इसलिए जो है दिल्ली सरकार को तमिल ने तमिल अकादमी स्थापित करने का निर्णय। अच्छा दोस्तों, हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं जिन्हें दिल्ली में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो हिंदी के अलावा उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी। और दोस्तों एक और बात है कि दिल्ली सरकार पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मैथिली और भोजपुरी अकादमियों की भी शुरुआत कर चुकी है। पीएम मोदी 5 जनवरी 2020 को पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की इन्होंने। और यह इवेंट वन नेशन वन गैस ग्रिड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वन नेशन वन गैस ग्रिड इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों इस पाइपलाइन के बारे में जानते हैं। तो इस पाइपलाइन की करीब 450 किलोमीटर लंबाई है और ये पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है और इसकी क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। और ये पाइपलाइन क्या करेगी? ये पाइपलाइन केरल के कोच्चि में तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल से कर्नाटक के मंगलुरु तक लेकर आएगी। तो केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी और विभिन्न महत्वपूर्ण जगहों से ये गुजरेगी। एर्नाकुलम, थिरुसूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड आदि जिलों से गुजरेगी। करीब 3000 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। दोस्तों ये सब मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आगे की डिटेल इसको याद नहीं करना है, बस समझना है। तो इस परियोजना के लिए पाइपलाइन है ना, कितने हजार करोड़ लागत, कैसी करोड़ लागत, ये आप भी समझते होंगे कि ये चीज़ें याद नहीं की जाती हैं कि कितने करोड़ रुपए लगे, कहाँ लगे, है ना। तो इस परियोजना में पाइपलाइन बिछाना एक विशालकाय इंजीनियरिंग चुनौती थी, क्योंकि पाइपलाइन के मार्ग में 100 से अधिक स्थानों पर जल निकाय थे। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड का एक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों यह पाइपलाइन पर्यावरण के अनुकूल और किफ़ायती ईंधन की आपूर्ति करेगी। इसमें पाइप्ड नेचुरल गैस, घरों के लिए PNG
और संपीड़ित प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति शामिल है। स्वच्छ ईंधन के रूप में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगेगा और वायु की गुणवत्ता में सुधार की सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर डेटा याद रखना है, वहाँ मैं बताऊंगा भी आपको, और ना भी बता पाऊँ तो आप भी कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा कि कौन सा डेटा याद रखना है, कौन सा नहीं करना है। जो याद रखना है हम वही याद रखने की कोशिश करें। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया। तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल में ही पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के अनुसार 2020 और 22 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। अब यूएसएआईडी 2010 से लेके अब तक पाकिस्तान की युवा महिलाओं को काफ़ी महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर चुका है और ये उनकी उच्च शिक्षा में मदद करता है। और मलाला यूसुफजई के बारे में आप जानते होंगे कि महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता हैं ये, और वह सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता भी हैं। इन्होंने महिला शिक्षा के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया था। अक्टूबर 2012 में यूसुफजई पर तालिबान द्वारा हमला किया गया था। अब दोस्तों देखते हैं यूएसएआईडी ये क्या है। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो विदेशी सहायता के लिए जिम्मेदार है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन वर्चुअली किया। इस वर्चुअल इवेंट में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। और दोस्तों नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL द्वारा किया जा रहा है। CSIR NPL अपनी स्थापना के 75वें वर्ष का जश्न मना रही है। इसकी स्थापना 4 जनवरी 1947 को हुई थी। तो किसकी थी? CSIR NPL भारत में SI यूनिट मानकों को बनाए रखता है। तो ये भारत में SI यूनिट मानकों को बनाए रखता है। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारतीय निर्देशक द्रव्य और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा पीएम ने राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की भी आधारशिला रखी। तो दोस्तों CSIR क्या है? CSIR एक अनुसंधान व विकास संगठन है। ये समुद्र विज्ञान, संरचनात्मक और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी। अब दोस्तों 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके लिए यूनाइटेड नेशन महासभा ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये जो 4 जनवरी को जो है पहला ब्रेल दिवस मनाया गया है। तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने का कारण यह है कि इस दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल, किसका? लुईस ब्रेल। तो लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था इस दिन। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते और काफ़ी सारे लोगों में दृष्टि विकार भी है। तो विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि का बढ़ावा देना। तो लुईस ब्रेल का जन्म था 4 जनवरी 1809। ये फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था।
बचपन में एक दुर्घटना के कारण लुइस ब्रेल ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। 1821 में ब्रेल को फ्रांसीसी सेना के चार्ल्स बारबियर के सैन्य संचार के प्रणाली के बारे में ज्ञात हुआ। इस प्रणाली में भी डॉट्स का प्रयोग किया जाता था, परंतु चार्ल्स बारबियर का यह कोड काफ़ी जटिल था। इसके बाद वे अपनी लिपि पर कार्य शुरू करने लगे। 1824 तक लुइस ब्रेल ने अपनी लिपि को लगभग तैयार कर लिया था, मात्र 15 वर्ष की आयु में। लुइस ब्रेल की लिपि काफ़ी इजी थी। दोस्तों, ये थी लुइस ब्रेल की कहानी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अनुसार इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क IUC को 1 जनवरी 2021 से शून्य कर दिया गया है। IUC शुल्क का भुगतान दूरसंचार कंपनी द्वारा अपने नेटवर्क से विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए किए गए प्रत्येक कॉल पर किया जाता है। इस कदम से पहले दूरसंचार कंपनियां IUC के रूप में प्रति मिनट 6 पैसे का भुगतान कर रही थी। तो अपने नेटवर्क से अगर अपन दूसरी कंपनी के नेटवर्क पे फ़ोन करते थे तो ये चार्ज करती थी कंपनी है। तो ट्राई ने इसको शून्य कर दिया। दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी और को चीन के जैक मा। दोस्तों, मैं समझाता हूँ। देखिए, भारत के मुकेश अंबानी अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रहे। चीन के जैक मा मुकेश अंबानी को पछाड़ के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो मुकेश अंबानी को इन्होंने जो है पछाड़ दिया है। नेक्स्ट इज पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक सुनील शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष दोस्तों सुनीत शर्मा SUNEET सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों, RODTEP रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि RODTEP निर्यात उत्पादकों पर शुल्क और कर की छूट के लाभ को सभी वस्तुओं के लिए बढ़ाया जाएगा। RODTEP योजना क्या है दोस्तों? तो RODTEP योजना 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई थी। दोस्तों, इसके बारे में आगे जानते हैं कि RODTEP योजना को किस योजना के स्थान पर लाया गया था। तो इसको मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS के स्थान पे RODTEP को लाया गया है। तो MEIS को भारत में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात में शामिल बुनियादी सुविधाओं और संबंधित लागतों की भरपाई के लिए पेश किया गया था। और MEIS WTO के अनुपालन के अनुकूल नहीं थी, इसलिए RODTEP को लाया गया है। तो RODTEP योजना के तहत भारत के निर्यातक निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादकों के मूल्य को यह बढ़ावा देगा। यह प्रमाणन और सस्ते परीक्षण के माध्यम से किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर होने की बजाय इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। तो MEIS की जगह RODTEP योजना ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एक स्वचालित मार्ग बनाया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट उपभोग्य सामग्री कच्चे माल की खरीद पर भुगतान किए गए करों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान किया जाता है, इसलिए यह दोहरे कराधान से भी बचने में मदद करता है। हाल में ही एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं के लिए भारत के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए और हिमाचल प्रदेश में बागवानी के विस्तार के लिए ऋण समझौता पर हस्ताक्षर। तो दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला इन फिलीपींस एक देश है, वहाँ पर है। 68 सदस्य हैं इसके, और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान
और इक्विटी निवेश प्रदान करना और अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करना है। दोस्तों, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA IOSCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन में शामिल हो गया है। तो IFSCA किस में शामिल हो गया? IOSCO में शामिल हो गया। अब IFSCA IOSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है। IOSCO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA किस में शामिल हो गया है? ये हो गया है IOSCO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन में। दोस्तों, पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बारे में। तो इसमें 9 सदस्य हैं। इसमें भारत सरकार के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है, 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके सदस्यों में जो है वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य, एक अध्यक्ष होता है। वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य होते हैं। RBI, सेबी, IRDAI, PFRDA इनके भी एक एक सदस्य होते हैं और खोज समिति की सिफारिश के आधार पर 2 सदस्य शामिल होते हैं। इस प्रकार से 9 सदस्य होते हैं IFSCA में। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में कुछ बदलावों की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान में क्या बदलाव किए गए हैं देखते हैं। तो इसकी दूसरी पंक्ति में फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री यानी यंग की जगह वन एंड फ्री कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है और इस कार्यक्रम को किसान कल्याण मिशन का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुना करना। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि कोविड-19 के संकट के दौरान योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही भारत में कैशलेस लेनदेन की वृद्धि को नापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के पैरामीटर देखते हैं क्या है। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के 5 व्यापक पैरामीटर हैं। देश में डिजिटल भुगतान की पेठ को मापने के लिए इन मापदंडों के भार जो है भिन्न भिन्न है। दोस्तों, 25 दिसंबर के 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $290 मिलियन की कमी के साथ 580 के करीब अरब डॉलर पहुंच गया है, 580.8। तो विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है और सूची में चीन पहले स्थान पर। बस दोस्तों, यही याद रखना था अपन को, अभी 5वें स्थान पे है और चीन पहले पे है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है तो अप्रॉक्सीमेटली विदेशी मुद्रा भंडार 580.1 है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इतना फैक्ट आपको याद करना है। दोस्तों, 1 जनवरी 2020 धर्मेंद्र प्रधान ने LPG रिफिल बुकिंग के लिए मिस्ड कॉल सेवा लॉन्च कर दी है। यानी आप जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने LPG ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल सेवा योजना की है। आपको रिफिल बुक करने के लिए इस नंबर पर डायल करना है 845 495 5555। दोस्तों, भारत सरकार ने बिना किसी मूल्य के कोविड की वैक्सीन के आयात और निर्यात की अनुमति दे दी है। भारत सरकार ने हाल ही में बिना किसी मूल्य से कोविड-19 की वैक्सीन के आयात निर्यात की अनुमति दे दी है और ये कोविड-19 की वैक्सीन की शीघ्र निकासी और वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, सोमा मोंडल ये सेल की नई अध्यक्ष बन गई हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की नई अध्यक्ष सोमा मोंडल। दोस्तों, गैर स्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हो गया है। हाल के चुनाव में भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 वोट प्रदान किए थे। इससे पहले भारत को 7
कार्यकाल के लिए परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों 8वां कार्यकाल शुरू हो गया है और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर स्थायी सदस्य बन गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य तो कौन से हैं दोस्तों जिनके पास वीटो है? तो यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसके अलावा दोस्तों 10 गैर स्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये पूछ चुके हैं गैर स्थायी सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो पीएससी का क्वेश्चन 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इनकी शक्तियों में शांति नियंत्रण संचालन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना, यूएनएससी संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्यवाही के प्राधिकरण शामिल है। यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने के अधिकार होते हैं। तो यूएनएससी शांति के खिलाफ खतरे को निर्धारित करने और आक्रामकता का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। यह राज्यों के बीच संघर्ष या विवादों को सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन खोजने का प्रयास भी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश करता है। दोस्तों दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजकोट में एम्स का शिलान्यास किया। दोस्तों 1 जनवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। यह आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौता एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज के तहत किया गया है। बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज, परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौता। दोस्तों इस समझौता पर भारत और पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए थे और जनवरी 1991 में यह लागू हुआ था। इस समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। भारत और पाकिस्तान इस प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जिससे दूसरे देश के परमाणु ठिकाने को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान करेंगे। यह आदान प्रदान सूची में परिवर्तन के समय भी किया जा सकता है। दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय रिश्ते कायम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह आदान प्रदान आपसी विश्वास में वृद्धि के लिए काफी उपयोगी है। पर दोस्तों आपको नहीं लगता पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको अपने परमाणु ठिकानों की सूची दे दो तो वो उसी पर अटैक करने के और योजनाएं बनाएगा, जबकि ये समझौता हुआ था कि परमाणु ठिकानों पे हमले नहीं करेंगे। खैर ये बात की बातें हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यह वैक्सीन कोविशील्ड की आपातकाल उपयोग की अनुशंसा की। दोस्तों सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, किसकी वैक्सीन? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड, इसकी अनुशंसा आपातकाल उपयोग के लिए की है। यह ऐसा पहला वैक्सीन है जिसे भारत ने मंजूरी की है। इस वैक्सीन के निर्माण में भारत में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन का निर्माण भारत में कर रहा है। किसकी वैक्सीन है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, इनकी वैक्सीन है कोविशील्ड। दोस्तों आपको पता हो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने फाइजर वैक्सीन की तुलना में बेहतर प्रभावकारिता दिखाई है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के विपरीत मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन का परिवहन -20 से -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाना था, जबकि ऑक्सफोर्ड के टीके सामान्य 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेट किए जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड बेटर है दोस्तों, -2 से 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेट किए जा सकते हैं। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने 1355 करोड़ की लागत से भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के लिए 10 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम
की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध में हस्ताक्षर किया है। लिंक्स प्रणाली को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के विजन को बल देते हैं। दोस्तों, LYNX-U2 GFCS यह एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जो समुद्र की अव्यवस्था के बीच लक्ष्यों को ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह हवा और सतह के लक्ष्यों को सटीक रूप से ट्रैक करने में सक्षम है। गनफायर कंट्रोल सिस्टम एक खुले और स्केनेबल आर्किटेक्चर के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो कई अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में सरल और लचीले एग्जीक्यूशन की अनुमति देता है। इस प्रणाली को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ साथ स्वदेशीकरण पर भी फोकस कर रही है। इस सिस्टम में ट्रैकिंग, रडार, सर्वे, हथियार नियंत्रण मॉड्यूल सहित पूरी प्रणाली को भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व में एक सरकारी कंपनी है। यह एक एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसके कुल 9 कारखाने हैं, जिसे भारत सरकार ने नवरत्न का स्टेटस दिया है। इसकी स्थापना भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना BEL की स्थापना 1954 में की गई है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिन पर अपन चर्चा करते हैं। मणिपुर नागालैंड सीमा पर जूको घाटी है, इसमें बड़े पैमाने पर आग लगी है। दोस्तों, जब भारत में MODIS एंड VIIRS ये उपकरण है, उपग्रहों पर स्थापित है, ये जंगल में आग का पता लगा देते हैं और इसकी सूचना जो है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI इसको दे देते हैं। तो दोस्तों, क्या करते हैं ये MODIS? इसका अर्थ है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ये नासा का उपकरण है। दोस्तों, अगला है VIIRS यानी कि विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर स्वीट। तो ये जो है FSI को जानकारी देते हैं, जिससे आग के बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है। इसके अलावा दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल यह गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम और खाद्य तेलों के बीच से बनाया जाता है। दोस्तों, 2G ईंधन में गैर खाद्य तिलहन कृषि अवशेष का प्रयोग किया जाता है और 3G जैव ईंधन औद्योगिक अवशिष्ट, नगर पालिका ठोस अवशिष्ट का प्रयोग करते हैं। तो 3G में क्या होता है? 3G में जैव ईंधन, औद्योगिक अवशिष्ट, नगर पालिका ठोस अवशिष्ट का प्रयोग होता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि फास्टैग। तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। भारत सरकार कुछ समय से इस प्रणाली को लागू करने के लिए कार्य कर रही है और इसको आगे बढ़ाया गया है। और केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2021 से अनिवार्य भी कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली इसका संचालन करते हैं NHAI राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और फास्टैग के द्वारा टोल प्लाजा में रुके बिना व्यक्ति के खाते से टोल चार्ज अपने आप कट जाता है। तो आपको जो है, जब भी आप टोल से निकलेंगे तो आपको अपनी कार रोकनी नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके पैसे कट जाएंगे। तो फास्टैग एक प्रीपेड अकाउंट से जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा टोल प्लाजा से गुजरते हुए व्यक्ति के खाते से टोल अपने आप ही कट जाएगा। तो फास्टैग के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी टेक्नोलॉजी? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो फास्टैग को बैंकों की वेबसाइट से, ऑनलाइन वॉलेट और विभिन्न पेमेंट एप्लीकेशन से रिचार्ज किया जा सकता है। ग्राहक अपनी पसंद के बैंक के खाते से फास्टैग को लिंक कर सकते हैं और फास्टैग को बाद में भविष्य में पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी RFID। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करती है। यह उन टैग्स को डिटेक्ट करती है जिसमें इलेक्ट्रिकली सूचना स्टोर होती है। तो दोस्तों, RFID रीडर
एक एनकोडेड रेडियो सिग्नल भेजता है और टैग इस सिग्नल को रिसीव करता है तथा अपनी पहचान के साथ कुछ और सूचनाओं को वापस भेजता है। तो इस प्रकार से आपकी गाड़ी जैसे ही टोल से निकलती है आपके पैसे कट जाते हैं और आपको टोल पे लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। दोस्तों इसके अलावा अभी न्यूज में था AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो दरअसल केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 AFSPA को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है। तो दोस्तों जानते हैं AFSPA के बारे में। AFSPA को 1958 में लागू किया गया था। इसका उपयोग अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषाई और समुदायों के बीच में विवाद के कारण राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा अशांत घोषित किया जा सकता है। अशांत क्षेत्र की घोषणा। तो इस अधिनियम के सेक्शन 3 में राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल को भारत के गैजेट में अधिसूचना जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसके बाद केंद्र के पास नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र बल भेजने की शक्ति है। यदि किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है तो यह कम से कम 3 महीने के लिए तो लागू होता है। सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। राज्य व केंद्रीय पुलिस बल को उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई संपत्ति अथवा घर को नष्ट करने, छानबीन करने, गोली मारने का अधिकार होता है। और इस अधिनियम में सुरक्षा बलों को दुर्भावनापूर्ण व महत्वहीन मुकदमों से भी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो वर्तमान में AFSPA असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और इसमें कुछ जिलों में और कुछ सीमाओं में, मणिपुर में भी इम्फाल क्षेत्र के अतिरिक्त, और मेघालय में भी असम के साथ 20 किलोमीटर की सीमा में, और जम्मू कश्मीर में ये लागू है। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही। आगे फिर से करंट अफेयर्स के अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।